हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां मैं बात करती हूँ आप सबसे इंडिपेंडेंट लिविंग विद अ डिसेबिलिटी के ऊपर। आज के मेरे गेस्ट है कैप्टन शिशिर भटनागर। और वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ही मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत इमोशनल है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी है। कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करी गई है जो कि शिशिर ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। अपनी इंजरी होने के बाद 2011 में वो एक स्विमिंग पूल में गिर गए थे जिसके कारण उन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी और वो क्वाड्राप्लेजिक कंडीशन में हैं और आजकल नोएडा में रहते हैं। इस वीडियो में शिशिर ने अपने एक्सीडेंट और डिवोर्स के बारे में बात करी है और वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या वो पूरी तरह से इमोशनली और मेंटली हील हो पाए हैं या नहीं। किसी ने इस वीडियो के अंदर केयर गिविंग के बारे में बहुत ही स्ट्रांगली बोला है और ये भी बताया है कि केयर गिविंग पेड हो या अनपेड हो बर्नआउट जरूर होता है, तो उस चीज को सिचुएशन पे कैसे हैंडल किया जाए। मैंने उन्हें एक और क्वेश्चन पूछा था डिसेबिलिटी और कर्मा थ्योरी के ऊपर, तो उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव भी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है उन्होंने। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये एक इमोशनल राइड है। देख के अच्छा लगेगा, देख के दुख होएगा, देख के दर्द होएगा, लेकिन आप ये भी समझ पाएंगे कि इमोशनल हीलिंग के लिए, मेंटल हीलिंग के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अगले सेक्शन में मैंने शिशिर के वीडियो की कुछ क्लिपिंग्स लगाई हैं और अगर आपको ये क्लिपिंग्स अच्छी लगती हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। I sailed on different ships across the world for almost 2011 तक. आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है समुद्र के अलावा? हाँ, Snuffy has been a very loyal companion and good support in the last few years. आपका एक्सीडेंट कब हुआ और किस तरीके से हुआ? बिकॉज गर्दन में चोट है तो मुझे छाती के नीचे पूरा जो बॉडी है वो पैरालाइज हो गया, तो दोनों तरफ से पैरालाइज हो गया, दैट इज क्वाड्रिप्लेजिया. आपने मुझे बताया अपने डिवोर्स के बारे में, अगर आप कंफर्टेबल है तो उसके बारे में बताना चाहेंगे? And particularly one thing that came up in all the cases was this caregiving. जो मैं थोड़ा बहुत कर सकता था, I was not doing. Comfort zone में आ गया था, मैं खुद ही बहुत डर जाता था. एक ना एक एक्सपेक्टेशन फैक्टर सेट होने लगता है कि एटलीस्ट मेरे लिए इतना तो करे, मैंने तुम्हारे लिए पूरा जीवन ये सब किया है, और वो एटलीस्ट भी नहीं अगर मिलता है तो एक्सपेक्टेशन के लेवल का थ्रेशोल्ड जिस दिन पार होता है उस दिन ब्रेक डाउन आता है। एक पेड केयर गिवर भी अगर हम रख लें घर के अंदर, उसकी जो इंट्रूजन होती है घर में, उसका इम्पैक्ट भी शायद हमारी रिलेशनशिप्स में पड़ता है। रिस्पेक्ट की कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्पेक्ट इन रिटर्न इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन। एक और टफ क्वेश्चन है मेरे को आपसे पूछने के लिए, व्हाट डू यू थिंक जब लोग ये कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ योर कर्मास? हेलो शिशिर, हाउ आर यू? Hi Anita, I'm fine. Thank you for having me on the show. I'm very excited to host you, Shishir. I always wanted to have you on the show. सोशल मीडिया पे आपको मैंने देखा है, आपसे मैं एक बार मिली भी हूँ और मन करता है कि आपके साथ खूब सारी गप्पे मारी जाए। आपकी जो स्टोरीज है, मरीन स्टोरीज और आपकी जो नेवी की स्टोरीज हैं, वो जानने का बहुत मन करता है। थोड़ा डिटेल बताइए उसके बारे में, अबाउट योर वर्क, अबाउट योर बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन। So my father was in the Indian Navy. हाँ, And बचपन से I stayed near port cities. I was born in Visakhapatnam, and I did my part of my schooling there. Then I stayed in Bombay for a very long time, shuttle between Bombay and Visakhapatnam. So I've always been close to the sea. And after school, I was very keen either to join the Indian Navy or the Merchant Navy. It just so happened that I got into Merchant Navy first before the results for the SSB were declared for Indian Navy. So that's how I was, my career in the Merchant Navy started. 99, I joined, and I sailed on different ships across the world for almost 2011 tak. अच्छा I sailed, so I sailed for more than a decade. अच्छा। And it was a good career. I was very happy out at sea since I love the water. I love
ships, ओके steamships. ओके। सो आपको एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पे, आपने विशाखापट्टनम का नाम लिया। सो इन 1998 मेरी सर्जरी हुई थी विशाखापट्टनम में, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल है प्रेमा हॉस्पिटल, जिसमें मैं जयपुर से गई थी विशाखापट्टनम अपने पैरों की सर्जरी कराने के लिए। और वो टाइम और आज का टाइम है, जो डिफरेंस मेरी लाइफ में उस सर्जरी के बाद में आया वो था कि मैं बिना कैलिपर और लेग ब्रेस के थोड़ा चलने लग गई थी अपने आप से। सो उस समय मैं 17 साल की थी, लेकिन उस समय मुझे ऐसे लगा कि मैं जिंदगी में पहली बार अपने पैरों पे खड़े होकर चल पाई हूँ। सो विशाखापट्टनम का आपका और मेरा शायद ये कॉमन कनेक्ट है। और मेरा Okay. ब्रदर भी इंडियन नेवी में है, और अभी वो रिसेंटली विशाखापट्टनम में पोस्टेड था। सो Yeah, it's a very big port in the Navy. हाँ, इट्स अ वेरी बिग पोर्ट, राइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आपका बचपन नेवी और नेवल बेसिस, और Yeah, I स्टडीड stayed इन द नेवल पब्लिक स्कूल। Naval Public School में था मैं। अरे वाह। बॉम्बे में बहुत फॉन्ड मेमोरीज है मेरी, बिकॉज जो 8th 9th 10th 11th 12th वाला जो पीरियड है वो सब बॉम्बे में निकला था, तो दैट वाज द मैक्सिमम मस्ती वाला पीरियड एंड पार्ट ऑफ स्कूलिंग व्हिच यू रिमेंबर अ लॉट. हाँ So I have very memory in Bombay. My nani uh, lives in Bombay. Used to live in Bombay. Her house is in Bombay, so stayed with her for many years. अच्छा Yeah. So my mother's from Bombay. अच्छा। My house is in Bombay. So yeah, I'm very fond of Bombay. Okay, so now you are in Noida. Now we are in Noida. Yes, my father's last posting was in Delhi, हाँ and he was serving in the Navy. He stayed in Chanakya. And उसके बाद post retirement he continued some work in Delhi, so we stayed in Delhi for a while. And उसके बाद somehow situation ऐसी हो गई थी, we ended up settling in Noida. ओके ओके। सो अपने बारे में और बताएं, एज इन आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है समुद्र के अलावा? समुंदर के अलावा I'm not sure. मेरे को पता है आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है। आपका आपका पेट स्नफी। Snuffy has been a very uh, loyal companion and good support in the last few years. हम्म So we got Snuffy as part of not exactly as part of therapy, but as a company, because मैं काफी टाइम अकेले रहता था घर पे, working also from home quite often, so थोड़ा lonely हो जाता था. On the days जब ऑफिस जाओ तो थोड़ा social interaction ज्यादा होता है. But then we thought, why not get a dog and looking after him also, थोड़ा सा वो भी हो जाएगा and he'll be good company. ओके So yeah, we got him 7 years back, अच्छा ओके and he's been very very great. तो चुपके रहता है वो पीछे पीछे साथ में ही, wherever I go he'll always. सो अभी आपके आसपास ही है? हाँ, he's all the time stuck to me. हाँ हाँ And because I was on the wheelchair already when I got him as a puppy, he actually within the first 6 months he became very comfortable around the wheelchair. शुरू में काफी चोट भी लगी उसको, व्हील के नीचे उसका पाव आ जाता था, उसके अच्छा। कान बहुत बड़े हैं तो उसके ईयर कभी कभी आ जाता था अच्छा टायर में. बट नाउ ही इज सो कंफर्टेबल अराउंड द व्हीलचेयर. अगर मैं चेयर का ब्रेक भी खोलूं तो टूट जाता है इमीडिएटली, बिकॉज उसे पता है चेयर हिलने वाली है. हाँ हाँ या पावर चेयर में आई कैन टाई हिम एंड टेक हिम विद मी ओके फॉर अ वॉक. तो ओके ही इज वेरी कंफर्टेबल अराउंड द व्हीलचेयर. ओके ओके, वेरी नाइस। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि यूजुअली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एक पेट रख लीजिए अपने साथ में, ताकि आपको एक कंपेनियन मिले और एक थेरेपी। दोनों ही आई थिंक दो रीजंस के कारण सजेशंस मिलती है, बट आपके लिए क्या ज्यादा क्लोज रीजन है, कंपेनियनशिप और थेरेपी? नॉट रियली थेरेपी, एक्चुअली हम
जब बाहर देखते हैं अब्रॉड, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गाइड डॉग्स हम्म where they have trained dogs that provide all kinds of support for the blind, particularly useful. Even for quadriplegics, they हम्म have some very good training centers where dogs are trained and certified as guide dogs हम्म for medical need dogs. So वैसा कुछ I don't think इंडिया में अभी तक इतना है. But there are a number of tasks they can help you with. For example, कुछ गिर जाए तो उठा के दे सकते हैं, अलमारी खोल सकते हैं, ड्रॉअर खोल सकते हैं, फोन ला के दे सकते हैं, कॉर्डलेस फोन हो तो. सो यू नो देयर लॉट ऑफ टास्क दे कैन हेल्प यू विद. और इस टाइप के डॉग्स दिखते हैं हम्म अब्रॉड, पर्टिकुलरली यूएस में, तो इट्स क्वाइट कॉमन. आई थिंक अभी ना पेट्स का कॉन्सेप्ट इतना है नहीं इंडिया में, थोड़ा बहुत कोविड टाइम में बड़ा है, जब लोग अपने फ्लैट्स में बंद हाँ, बट रहते दीज थे। आर मेडिकल नीड डॉग्स. आप रेस्टोरेंट्स में, मॉल में, मतलब सब जगह आप जा सकते हैं इसके साथ. हम्म हम्म And it becomes quite helpful to have this kind ओके of support. ओके ओके Yeah. सो शिशिर, मैं थोड़ा सा अब दूसरी चीजों के बारे में भी पूछूंगी जो हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, और अगर कोई टफ क्वेश्चन लगे जिसको आपने आंसर ना करना हो या कोई कंप्लीटली इग्नोर करना हो क्वेश्चन, तो प्लीज उसको मना कर दीजिएगा मुझे. Yeah. आपका एक्सीडेंट कब हुआ, मुझे वो बताइए, और किस तरीके से हुआ? So मेरा एक्सीडेंट 2011 में हुआ था. हम्म And it was because of jumping into a swimming pool. Fairly common reason for spinal cord injury. So ये एक पूल साइड पार्टी थी, और उसके दौरान मैं स्विमिंग पूल गिरने से चोट लग गई थी. उसके बाद yeah, it took about a year to हम्म 2 महीने तो सर्जरी होने के बाद आईसीयू से अंदर बाहर वगैरह. पर क्योंकि ये एक्सीडेंट गोवा में हुआ था, तो मैं इमीडिएटली वापस घर नहीं आ पा रहा था दिल्ली, बिकॉज मैं फ्लाई नहीं कर सकता था उस टाइम जब तक वो स्टेबलाइज ना कर देते. तो एक एक 1.5 महीना करीब वहाँ पे रहने के बाद उन्होंने एक एयर एम्बुलेंस सजेस्ट किया. तो एयर एम्बुलेंस प्राइवेट चार्टर करके उसके थ्रू मैं दिल्ली आया. And फिर दिल्ली में भी काफी ऑलमोस्ट 6-8 महीने हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन सेटल होने होते होते करीब 1 साल. तो आपने रिहेबिलिटेशन कहाँ से करवाया शिशिर? दिल्ली में आई थिंक एक ही ऑप्शन था उस टाइम, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, जो स्पेसिफिकली स्पाइनल इंजरीज के लिए रिहैबिलिटेशन में काफी अच्छा होता ओके है. बिकॉज मेरा घर नोएडा में है और यहीं से घर पे रह के कर सकते थे, दैट्स व्हाई वी करेक्ट फॉर आईएस टेस्ट. ओके. अब मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोगों को रिहेबिलिटेशन का आइडिया नहीं होता कहाँ से कराना चाहिए और कौन सा उस टाइम पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, बट आई फील अब बहुत काफी अच्छे सेंटर्स, प्राइवेट सेंटर्स खुल गए हैं इन मेनी सिटीज, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद. एंड क्योंकि स्पाइनल इंजरी में सर्जरी, स्पाइन सर्जन्स और स्पाइनल सर्जरी के काफी ऑप्शंस हैं, अच्छे सेंटर्स हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जगह जगह आपको मिल जाएंगे. पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन के लिए अब अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं. हम्म प्राइवेटली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड वेरी गुड एंड एडवांस सेंटर्स आ गए. कैन गो एंड गेट रिहैबिलिटेशन. सो आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो क्वाड्रिप्लेजिक कंडीशन है? हाँ, मुझे स्विमिंग पूल में गिरने से गर्दन में चोट लग गई थी, और गर्दन के जो 3 वर्टेब्रे हैं, वो 3 या 4 वर्टेब्रे शैटर हो गए थे, हम्म C4 से C6 तक. हम्म तो उसके बाद उन्होंने एक मेटल प्लेट लगा दी थी नेक में, और नेक को स्टेबलाइज करने के लिए पीछे मेटल प्लेट लगा दी थी. बिकॉज गर्दन में चोट है तो मुझे छाती के नीचे पूरा जो बॉडी है वो पैरालाइज हो गया, दोनों तरफ से पैरालाइज हो गया. एक तो मोटर फंक्शन
खत्म हो गया, मतलब मैं लिम्स मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा सेंसरी फंक्शन, जो सेंसेशंस होता है टच का, गर्म ठंडा का, वो भी बंद हो गया। सो या इट इज दैट इज quadriplegia and that is the condition that I have. ओके, सो मैंने आपको गाड़ी चलाते हुए भी देखा है, आपकी बहुत कम मन था गाड़ी चलाने का और आपने वो किया। सो वो एक्सपीरियंस बताइए गाड़ी चलाने का कैसा है पोस्ट इंजरी। पोस्ट इंजरी, एक्चुअली प्री इंजरी भी मैं गाड़ी चलाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आता था, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक में आई वुड रादर सिट एंड हैव समबडी एल्स ड्राइव एंड एंजॉय द व्यू, लिसन टू सॉन्ग्स। बट या आई यूज्ड टू ड्राइव, कभी चले जाते थे, हिल्स में चले गए या कहीं भी चले गए, तो आई डिड लाइक टू ड्राइव। And post injury, I saw some friends of mine who were driving, and it's just so happened कि I had the resources, एक second hand car ले ली मैंने, उसमें किट लगवा दिया, हैंड कंट्रोल किट, एंड देन काफी ट्राई किया टू ड्राइव, वाज एबल टू ड्राइव से। तो या मैंने चलाया, दिल्ली में चलाया थोड़ा बहुत, बट अल्टीमेटली I think logically I was not very convinced it's a safe option, and so I backed out because यहाँ पे जैसे गाड़ी लग गई तो झगड़ा हो जाता है, and besides just driving, आगे पीछे लेफ्ट राइट के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका कभी टायर पंचर हो जाए या कुछ मैकेनिकल इशू हो जाए, या कुछ कभी पार्किंग में मुझे रिवर्स करके पार्किंग में थोड़ा इश्यूज। So it was not a completely practical solution, but हाँ, for as a recreational activity or as a exercise activity कि 1 घंटा 2 घंटा गाड़ी चला ली तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी हाथों की, बैक की, एंड थोड़ा रिफ्रेशिंग भी था। ओके, इंस्टेड ऑफ रूम में अगर एक्सरसाइज करने से हम गाड़ी में जाते, that was good, but I have sold the car now. I don't have that car. okay. So how do you commute now from one place to another place? So I have another car जिसमें मैंने रैंप लगवा लिया था। ये भी हमने उस टाइम YouTube से वीडियोस देख के, एंड बाहर एक व्हीकल कैटेगरी होती है, व्हील चेयर एक्सेसिबल व्हीकल, VAG पे, व्हील चेयर वैन, व्हील चेयर एक्सेसिबल व्हीकल, तो उनके वीडियोस निकाल के यहाँ पे लोकल मैकेनिक से अपने एक वैन परचेज करके उसमें रैंप लगवा दिया था। सो आई यूज दैट, आई स्टिल हैव दैट, आई यूज दैट, इट्स वेरी कन्वीनियंट। मुझे व्हील चेयर से फिर शिफ्ट नहीं होना पड़ता गाड़ी, व्हील चेयर में ही बैठे बैठे आराम से जा सकते। ओके। सो अभी आपने कोई लेटेस्ट ट्रिप लगाई है इधर चंडीगढ़ या शिमला साइड? नहीं, काफी सालों तक, कोविड के पहले तो काफी जाते थे गाड़ी वगैरह से, बट या अभी काफी टाइम से You have not traveled much. No, but I have used the car to travel quite a bit, up to Lucknow, Amritsar, Ludhiana, Chandigarh, Agra, तो is quite close from Noida, which is Agra Expressway. So Mathura, Agra, Vrindavan, these places. Because car में it's very easy for us. I mean, for me, मैं अपनी व्हील चेयर उसके साथ जो बतेरा और इक्विपमेंट होता है वो सब भर के काम आराम से I can go rather than taking a flight or something, which is more cumbersome. Okay, so you prefer by road over by air? Yeah, very much. Okay. Because it is more flexible and especially अगर कुछ दिनों के लिए जाना है तो सामान काफी हो जाता है क्वाड्रिप्लेजिक का। आपको शावर चेयर लेके जानी पड़ती है, एयर बेड है, और मेडिकल सप्लाईज होती हैं काफी सारी, तो ऑल ऑफ दैट कैन इजीली कम इनटू दी गाड़ी। करेक्ट। रुकते रुकाते थक गए तो कहीं रुक जाओ,
हाँ तो क्या मेडिकल सप्लाईज काफी हो जाती हैं, देन यू वांट टू कैरी सम एक्स्ट्रा फॉर emergency, करेक्ट. all of that, yeah, becomes quite a आई नो. ओके, सो हमारी बहुत सारी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हुई है शिशिर फोन पे. तो आपने मुझे बताया अपने डिवोर्स के बारे में और एक सिचुएशन जो कोविड टाइम पे अराइज हुई. अगर आप कंफर्टेबल है तो उसके बारे में बताना चाहेंगे. कोविड टाइम के बाद मेरे ख्याल से 50% लोग तो डिवोर्स हो ही गए होंगे, क्योंकि हम्म. मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देख रहा हूँ इतने कॉमन हो गया है अभी. हम्म. बहुत ज्यादा सेपरेशंस लास्ट 2 to 3 years में मैंने देखी अपने बैचमेट्स में. आई एम mid 40s, in that age group, and particularly merchant navy अच्छा. background से that kind of group I'm talking. ओके. But yeah, it's a common topic. You're hearing more and more about people getting separated, people हम्म. getting divorced or whatever in Hmm. the last few years. हम्म. So definitely, COVID has had an impact on mental health, on a lot of relationships, on beyond the physical damage that it did. आई एग्री, क्योंकि मेंटल हेल्थ दिखती नहीं है इसलिए वी टेंड टू इग्नोर इट. पर आई गेस होता जरूर है और उसका बहुत लंबे टाइम के बाद में अपने रिलेशंस पे और खुद पे उसका इम्पैक्ट नजर आने लगता है. तो शिशिर, मैं कुछ एक कॉमन चीजें पूछूंगी आपसे. आई डोंट वांट टू डिस्कस मच अबाउट योर रिलेशनशिप, बट आई रियली वांट टू नो सम कॉमन रीजंस कि क्या रहे होंगे आपके केस में जो कि कारण बने, क्योंकि आप दोनों बहुत सेलिब्रिटी कपल थे. और हम भी, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई तो आई वाज लाइक, आई यूज टू लुक अप टू योर रिलेशनशिप, द वे शी यूज टू टेक केयर ऑफ यू एंड ऑल दो स्टफ. आई हैव सीन दैट पर्सनली, आई नोटिस्ड इट. सो अगर आप फील करते हैं बताना ओपनली, तो आप मुझे रीजंस बता पाएंगे. I would say in the last couple of years, I've gone to a lot of therapy, and like I said, I've come across a lot of cases also of separation uh, with friends with spinal cord injury, particularly. And I don't know, this was not, it's not on your mind, तो आप discuss नहीं करते. But after going through it, a lot of people contact you, and you come across a lot of people, and they discuss what happened. They are more comfortable discussing because ठीक है, हमारे साथ भी हुआ था. So, and this is both with the wife and the friends. I've come across and spoken to a lot of people, and yeah, there were a lot of common things, very common in many of these cases. And particularly, one thing that came up in all the cases was this caregiving. Because India में एक वो, I don't know, it's a cultural thing कि अगर आपके फैमिली में या आपके स्पाउस का कुछ हेल्थ इशू है, then you tend to help out. And काफी hands on केयर गिविंग या केयर गिवर, प्राइमरी केयर गिवर अगर बन जाते हो तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. और स्पाइनल इंजरी ऐसी इंजरी है कि इट्स नॉट अ 6 month, 1 year, 2 year issue. It's going to be a lifelong issue. So there has to be. It's very important to have separation between uh, caregiving and marriage. So वो मैंने चार या 5 केसेस में एग्जैक्टली सेम स्टोरी, मुझे ऐसा लगा कि मैं रिकॉर्डेड स्टोरी सुन रहा हूँ. मतलब टू दैट एक्सटेंट, वर्ड टू वर्ड, इट वाज द सेम थिंग व्हिच फोर और 5 पीपल टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा हुआ एंड दिस वाज द रीजन. एंड समवेयर इवन आई फेल्ट कि मेरे साथ भी दैट वाज पर्टिकुलरली, इट प्लेड क्वाइट अ बिग पार्ट. ओके, ये बात तो मुझे समझ में आ गई है कि कोविड टाइम में मल्टीपल फैक्टर्स रहे
और उसके बाद में both of you decided to part your ways. And Yeah. how did you handle this situation post divorce? So post divorce it was a very bad time for me. So मेरे केस में क्या हुआ था जब मुझे चोट लगा था उसके बाद my family and my wife they were very protective of me and मतलब मैं बहुत ज़्यादा फिजिकली डिपेंडेंट तो था ही इनिशियली तो सभी होते हैं बट कुछ टाइम में थोड़ा बहुत उसमें से निकल जाते हैं लोग जितना पॉसिबल होता है डिपेंडिंग ऑन योर इंजरी और वट एवर थिंग्स यू कैन डू बट बिकॉज ऑफ love excess love or caring or I don't know exactly what but वो स्टेज आई नहीं मेरे केस में कभी एंड काफी ज्यादा चीजें जो मैं थोड़ा बहुत कर सकता था आई वाज नॉट डूइंग बिकॉज ऑलवेज समबडी वाज देयर इवन खाना मैंने शायद ही खुद खाता था आई वाज always somebody was there no. So a lot of things continued for almost a decade and in many cases जहाँ इतना सपोर्ट नहीं होता it might not be a very comfortable situation but then you are pushed into doing a lot of things on your own. So I feel कि हाँ वो भी एक अच्छी चीज है it doesn't sound good कि support ना हो और in that situation also you will feel bad but yeah I've seen a lot of people जिनका बहुत कम support था and they are nominally independent because कोई option नहीं था उनके पास और कोई कुछ कर ही नहीं सकते थे so they figured out lot of things on their own कि हम ऐसे कर लेंगे और मग को वैसे पकड़ के कॉफी पी लेंगे या उससे नहीं हो रहा तो बॉटल में कुछ लगा लेंगे सिपर टाइप का लगा लेंगे सो ये सब चीज़ें मैं अभी लास्ट फ्यू इयर्स में पिकअप कर रहा हूँ ट्राई कर रहा हूँ तो काफ़ी चीज़ें कर पा रहा हूँ बट हाँ मैंने आई थिंक 10 साल बहुत मैं भी एक बहुत कंफर्ट जोन में आ गया था मैं खुद ही बहुत डर जाता था कि नहीं मैं नहीं करूँगा खुद से मुझे आई हैव सम ऑप्शंस तो yeah that also is detrimental in caregiving. आपने मुझे एक बार बताया था कि you started taking people for granted. Is that mean so? जो अभी आप Yeah, बोल रहे हैं very much so. I think एक रूटीन बन जाता है सबकी लाइफ में बन जाता है विद whoever you are with and चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या सिबलिंग हो ब्रदर सिस्टर हो काफ़ी केसेस में जानता हूँ जहाँ सिबलिंग इज द केयर गिवर प्राइमरी केयर गिवर सो आपके यू नो अगर दो सिस्टर्स हैं तो बड़ी सिस्टर इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू टेकिंग केयर तो यहाँ नोएडा में ही हमारे अच्छे फ्रेंड हैं हिज ब्रदर टेक्स केयर ऑफ हिम सो इन ऑल दीज केसेस आई थिंक कहीं ना कहीं after many years like I said yes my injury so it is a permanent injury and एक for granted in the sense आप एक मान लेते हो कि यही करेंगे हाँ एक्चुअली शायद ये भी होता है कि हमें उन लोगों पे ट्रस्ट भी होता है कि मेरे से ज्यादा वो मुझे जान हाँ वेरी मच सो ट्रस्ट तो है एंड लाइक आई सेड द रिलेशनशिप डायनामिक्स और कल्चरल जो एक वो है इंडिया में भी कि फैमिली ही हेल्प करेगी सब चीजों में
And इसमें it is well documented कि women are majority cases women are the caregiver in normal households also. As parents are aging, women are expected to do all of the caregiving, and it becomes a burden for the person doing it. दिखाते नहीं है, and but there is a term caregiver burnout करके. It is a medical term, and there are many studies on this कि caregiver को भी care giving चाहिए होता है, तो caregiver की care हम भूल जाते हैं very often, तो वो that leads to caregiver burnout, and these things post injury जब आपकी physical थोड़ी सी recovery होती है rehabilitation में, तो psychological rehabilitation is very important. And I think ज़्यादा सेंटर्स में नहीं है, बहुत कम सेंटर्स में है, और लोग बेयरली फिजिकल थेरेपी अफोर्ड कर पाते हैं, तो फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए देयर इज नो बजट, देयर आर नो गुड साइकोलॉजिस्ट, एंड देयर इज नो अवेयरनेस आल्सो. सो शिशिर, मैं अभी आपसे बात करने के बाद में मैं अभी कुछ रिसर्च के ऊपर पढ़ रही थी, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट और इन सब चीजों के ऊपर जो बात करी गई है, दो एस्पेक्ट्स को बहुत ही इसको हम अगर उस टर्म में बोले, बहुत ग्लैमराइज किया गया है और बहुत अप्रिशिएट करते हैं. एक तो जो सैक्रिफाइसेस मदर्स करती हैं अपने बच्चों के लिए, और जो स्पाउस करते हैं अपने डिपेंडेंट स्पाउस के लिए. और डिपेंडेंट का मीनिंग फिजिकल भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है. ये रिसर्च मैंने पढ़ी थी और मल्टीपल रीजंस हैं उसके ऊपर. सो टू मच डिपेंडेंसी ऑन समबडी, after that dependency, that someone is actually forgetting his or her own identity. और ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस आती है कि इसकी केयर और इसका ध्यान रखते में मैं खुद अपने आप को कहीं पे खो चुकी हूँ, और एक एक्सपेक्टेशन फैक्टर सेट होने लगता है कि एटलीस्ट मेरे लिए इतना तो करे, मैंने तुम्हारे लिए पूरा जीवन ये सब किया है. और वो एटलीस्ट भी नहीं अगर मिलता है, तो वो जो एक्सपेक्टेशन के लेवल का थ्रेशोल्ड जिस दिन पार होता है, उस दिन ब्रेकडाउन आता है. सो ये रिसर्च हमने क्योंकि आपसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने आभा खेतरपाल मैम से भी बात करी. उन्होंने मुझे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस बताए, और वो बिल्कुल वो एक आभा खेतरपाल मैम खुद काउंसलर है, इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं. उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए, और वो ये रीजन खुद भी बोलती हैं कि जब हम एक जो केयर गिवर होता है, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक गिल्ट में भी रहता है कि समाज क्या बोलेगा अगर मैंने अपने बारे में सोच लिया तो. सो वो उस पर्टिकुलर चीज के अंदर ना एक विशियस सर्कल में और डीप स्पाइरल्स में नीचे चले ही जाना चाहता है, चलते ही चला जाता है, और कुछ एस्केप बचता नहीं है. और सडनली अगर आपकी सिचुएशन जैसे सिचुएशन अगर अराइज होती है, तो हमेशा जो पार्टनर जो अभी चला गया है दूर, सुन रही होंगी कि तुम छोड़ के आ गई हो उनको, तो वो भी एक गिल्ट लेके चली हैं अपने साथ में. सो ये गिल्ट भी इस गिल्ट से निकलने के लिए भी उन्हें भी बहुत सारी थेरेपी शायद पड़ी होंगी, और आपको भी लेनी पड़ी होंगी, ताकि आप उस बैड सिचुएशन से बाहर निकले हैं. तो इन सब बातों के बारे में ना इंडिया में बहुत कम लोग बोलते हैं. और आपने मुझे एक और चीज शायद बताई थी कि केयर गिविंग बर्नआउट के साथ में जो हम एडिशनल केयर गिवर भी अगर रख लें, एक पेड केयर गिवर भी अगर हम रख लें घर के अंदर, उसकी जो इंट्रूजन होती है घर में, उसका इम्पैक्ट भी शायद हमारी रिलेशनशिप्स में पड़ता है. हाँ, वो भी कई बार मैं सुना, जिनसे बात की मैंने, और अभी भी सुनता हूँ कई बार, बिकॉज अगर आप 12 घंटे या 24 घंटे कोई नर्सिंग हेल्पर या कोई आपके साथ रहेगा, जरूरी नहीं है साथ ही रहे, बट हमारे सपोज अपार्टमेंट में
रहे तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का इशू हो जाता है. एंड particularly in marriage, you need some space, you need some freedom to be able to talk, without worrying कि next room में कौन है या so that gets affected definitely. Privacy gets affected. And ऐसा भी रहता है कि कई बार आप बाहर जाओ, सपोज आप रेस्टोरेंट जाओ या अगर आप कुछ दिनों के लिए वेकेशन जाओ तो भी आपको अगर किसी को साथ में लेके जाना पड़ता है तो थोड़ा सा उसमें प्राइवेसी का इट इज ट्रिकी टू मैनेज. मतलब एक तरह से इट इज अ नेसेसिटी ऑल्सो कि आपको चाहिए, बट देन यू हैव टू फाइंड वेज और ट्रिक्स टू कीप डिस्टेंस and take out some moments for private privacy. ओके एक और भी एस्पेक्ट है इसका कॉस्ट का कि अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो आप 2 जने अदरवाइज जाते और अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी हेल्प की तो उसकी भी कॉस्ट आपको ही बेयर करनी पड़ती है तो एक ट्रैवल भी एक्सपेंसिव पड़ जाता है उस केस में. So yeah, so essentially you are paying double the amount. जैसे अगर मुझे जाना है जयपुर जाना है फ्लाई करके तो मैं 2 टिकट लूंगा फ्लाइट के बिकॉज मेरा हेल्पर भी आएगा साथ में, होटल स्टे के और whatever the expenses. So that kind of multiplies and इसे एक तरह से disability is an expensive affair. So it affects definitely. मैंने ये वाली सिचुएशन ना शिवानी गुप्ता मैम की बुक में भी पढ़ी थी. उनकी बुक का नाम है नो लुकिंग बैक. हाँ उन्होंने भी मेंशन मेरे बुक पे रखी हुई है. हाँ और उनकी बुक के लॉन्च पे भी मैं गया था जी. एंड आई रिमेम्बर आई थिंक शबाना आजमी मैम आई थी वहाँ पे फॉर हर बुक लॉन्च. आई गॉट अ फोटो विद हर. हाँ आपने कुछ दिनों पहले वो शेयर भी करी थी शायद बुक फोटो. हाँ हाँ it's a very हार्ट ब्रेकिंग बुक. दो बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हैं उसमें बट शी इज डूइंग वेरी वेल एंड शी इज ऑन द ग्लोबल डिसेबिलिटी नेटवर्क. शी इज contributing, so yeah, very strong. Very well. हाँ सो उनकी बुक जब मैंने पढ़ी थी तो मैं सिर्फ पढ़ते पढ़ते रोती रही थी और मैंने वो बुक अतुल को गिफ्ट करी थी और अतुल उसको शायद पढ़े भी नहीं है पूरी तरीके से क्योंकि वो बहुत सारी चीजें रिलेट कर रहे थे तो ही डिड नॉट आई थिंक ही डिड नॉट रीड इट कंप्लीटली. तो आई थिंक जब मैंने पढ़ी आई वाज नॉट इमोशनली मैच्योर इनफ. आई जस्ट रेड इट एज अ नॉवेल बट लास्ट फ्यू इयर्स में शायद मैंने 2-3 साल पहले फिर से पढ़ी थी और जस्ट ब्राउज थ्रू करी थी. Then it really hit me. Was the scope of the tragedies I could understand after reading it last few years. So what are you like up to these days? What are you looking forward to? How do you see your life in another few years? Do you think of getting married again? I have no idea. I think एक चीज तो मैंने काफी क्लियरली पूछी है कि कंपेनियनशिप तो बहुत जरूरी है एंड डजंट नेसेसरली मीन मैरिज. जो भी हो मतलब फ्रेंडशिप हो या मैरिज हो या लिव इन हो या जो भी. आज की डेट में लेबल्स से थोड़ा एलर्जी है सबको एंड nobody wants to. Commitment is a very big word, but there are many options. And even हमारी कॉलोनी में मैं देखता हूँ there are a lot of senior citizens where I stayed. So situation common situation ही होती है. बच्चे यूएस में हैं, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, एक स्पाउस नहीं है, he is no longer there, he's passed away or she's passed away. So the loneliness is the next pandemic. It's already starting to affect a lot of people.
एंड सोशल स्ट्रक्चर्स ऐसे बन रहे हैं। हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। दे हैव गोल्डन एज ग्रुप हम्म। में काफी सारे सीनियर सिटीजन्स मिलते हैं। हफ्ते में 2 बार दे हैव मीटिंग्स एंड दे डिस्कस देयर ओन पॉलिटिक्स, हेल्थ इश्यूज, ये वो। एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। Twice a week they meet, coffee, chai, biscuits, whatever. And एक नेटवर्क भी बना रहता है। एंड देन some volunteers are there जो उनको आपके डिजिटल नीड्स या कोई भी आपके ग्रोसरी, लॉट ऑफ न्यू एप्स आर देयर जो उनको नहीं समझ में आते, तो वो सब कर देते हैं। हम्म। So yeah, these kind of community initiatives are very important. हम्म। And companionship के लिए भी I don't know क्या होगा या क्या प्लान है। ओके And ओके, आप एक और इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हैं शिशिर, मैंने रिसेंटली आई लर्नड अबाउट इट, जीवन शैली, जो एक ज्यादा तो नहीं हूँ, बट अतुल का केस आई वांटेड टू गेट हिम टू शेयर। बस कई बार एक क्वेरी आती है, एक हेल्थ इशू की क्वेरी आती है। सो आई वाज जस्ट एबल टू कनेक्ट देम। एंड जीवन शैली एक्चुअली एक शैलेश करके शैलेश कुमार। पैराप्लीजिक हैं। एंड ही इज अ peer trainer, peer mentor, peer trainer रह चुके हैं। he's traveled इंडिया में सब जगह ट्रैवल करके वो लोगों को सिखाते हैं व्हील चेयर स्किल्स एंड ट्रेनिंग देते हैं स्पाइनल इंजरी में क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो उनका उनका प्लेटफॉर्म है, तो उस पे आई वाज कीन कि ये भी शेयर करें, अतुल भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सो आई वाज एबल टू कनेक्ट। और अतुल को आपको मैं थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड भी बताती हूँ कि जब अतुल और मैं डिस्कस कर रहे थे अबाउट कोलोस्टमी, और काफी लोगों को मालूम ही नहीं था उसके बारे में, तो अपने आप से डिसीजन लिया एक्चुअली कि ले लेते हैं इस डिसीजन को ताकि लाइफ थोड़ी बेटर होए, पर हमारे पास ना कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं हमें। सो ये इनिशिएटिव जो जीवन शैली या इस टाइप के और भी जो इनिशिएटिव्स है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते रहते हैं, वो अगर हम शेयर करते रहें तो शायद लास्ट पर्सन तक पहुंच जाएगा जो शायद उस सोल्यूशन का वेट कर रहा है। और कोलोस्टमी इज वन ऑफ देम, आई गेस इंडिया में ये एक टैबू भी है और इसकी अपनी एक कॉस्ट भी है, और एक लाइफ को मैनेज करना पड़ता है। वैसे भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ में जो मैनेज कर रहे हैं उसमें एक एडिशनल चीज आती है। तो इससे जो मैंने फर्क देखा है अतुल की लाइफ में वो यही है कि ही इज मोर कॉन्फिडेंट इन ट्रैवलिंग एंड ही इज मोर कॉन्फिडेंट इन डूइंग स्टफ विच ही वाज नॉट डूइंग अर्लियर। सो ही थॉट ऑफ शेयरिंग इट अर्लियर एज वेल। सो हमारी शादी के 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो हमने डिसाइड किया था कि हम उसके अराउंड इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि अतुल का भी एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका होगा कोलोस्टमी के साथ, 1.5 साल हो जाएंगे। तो ओवरऑल चाहते थे कि हम भी शेयर करें, बट देन बिकॉज यू टुक दिस इनिशिएटिव, अतुल को इंट्रोड्यूस किया उस ग्रुप के लिए, तो आई गेस ही इज वेरी हैप्पी टू शेयर his major decision in life, about his major decision in life, colostomy. मैं भी काफी सोच रहा था इसके बारे में, मुझे पता था इसके बारे में। इट्स नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया, बट यूएस में मेजॉरिटी क्वाड्रिप्लीजिक्स को कोलोस्टोमी का ऑप्शन दे देते हैं। वहाँ पे इंश्योरेंस का भी अलग सिस्टम है, तो आपको सप्लाईज भी इंश्योरेंस के थ्रू मिलती हैं। सो इट इज कॉस्ट इज नॉट अ बर्डन ऑन द माइंड, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे थोड़ा सा वहाँ पे ज्यादा डिस्कशन होता है फिजिशियंस के साथ। सो इट इज नॉट सीन प्योरली फ्रॉम मेडिकल लेंस। दे आल्सो सी कि ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है तो आप ये ऑप्शन ले लीजिए। बट यहाँ पे दैट आउटलुक इज नॉट सो कॉमन with a lot of surgeons or with a lot of physicians. हाँ, initially we were skeptical about इसके supplies का और post, क्योंकि it's a very simple surgery,
तो बहुत करवाते हैं इंडिया में। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत और मेडिकल कंडीशंस के कारण ये पॉपुलर है। Particularly, I met some cancer survivors. करेक्ट। In that case, it is fairly common. हम्म। And at a memorial वगैरह में मैंने बात की थी, तो वहाँ तो बहुत ही कॉमन है। एंड हाँ। ग्रुप्स भी बाद में मुझे पता लगा, ग्रुप्स भी बने हुए हैं, ऑस्टमी ग्रुप्स इंडिया में, सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं। और मतलब जिस चीज में यू स्टार्ट लुकिंग सर्चिंग इनटू इट, देन यू फाइंड कि अच्छा ये भी है, एंड करेक्ट। इट इज कॉमन। और ग्रुप्स भी हैं, सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं, उसमें सप्लाई ग्रुप्स भी हैं जो सप्लाईज भी दे रहे हैं आपको डायरेक्टली डीलर से, एंड दे आर हेल्पिंग यू गेट वेरी गुड रेट्स एंड ऑल दैट। सो ये सब है, बट स्पाइनल इंजरी में नहीं है इतना common। दूसरे दूसरे एलिमेंट्स में है। हाँ, मैंने भी पता किया था क्योंकि मैं कुछ ग्रुप्स में हूँ। कुछ एक ऐसे भी ग्रुप्स है जिसके अंदर सिर्फ वाइव्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मेल्स। सो आई एम a member of a couple of groups just to understand. Even before marriage, I thought of attending those events and online seminars. तो अपने लोग स्टोरी शेयर करते हैं तो काफी पता भी चलता है, उसमें प्लसेस और माइनसेस सारी चीजें पता चलती हैं, एंड देन इट हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर अ बिग डिसीजन इन योर लाइफ। सो या ऐसे ग्रुप इंडिया में यू फाउंड? मैंने तो यूएस नहीं में नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, इंडिया नहीं है। मैंने भी यूएस का ही देखा है, पर इंडिया में कोई भी नहीं है। और इंडिया में मुझे लगता भी नहीं है कि इतना इजी है अपने बारे में या अपनी। हम लोग एक्चुअली क्या, फीमेल्स का, मैं क्योंकि मैं फीमेल पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, फीमेल्स में ना एक टेंडेंसी होती है, हम लोग जिस तरीके से पले बड़े होते हैं या हमारे आसपास के लोग जिस तरीके से हमें समझाते हैं, वो उनका बहुत बड़ा रोल है हमें ये बताने में कि तुम तो त्याग की मूर्ति हो, और त्याग अगर नहीं करोगी तो ना अच्छी बेटी बन पाओगी, ना अच्छी बीवी बन पाओगी, ना अच्छी माँ बन पाओगी। तो वो जो और उस पर्टिकुलर चीज के अंदर ना सिर्फ बेटी बीवी और माँ ही बन के रहते हैं, और खुद कौन होते हैं वो शायद पता भी नहीं होता। अ, वैसे ही पैदा हो जाते हैं, वैसे ही मर जाते हैं। तो और उसमें हमारे, क्योंकि हम बहुत टाइम और बहुत एनर्जी और एफर्ट्स लगा रहे हैं उस पर्सन के ऊपर, किसी के ऊपर भी फॉर दैट मैटर, जो भी रिलेशनशिप के हिसाब से है, हम लगाते हैं अपनी एफर्ट्स और एनर्जी और टाइम। तो जब टाइम बहुत बीत जाता है और अब ऐसा लगता है कि अब पे बैक टाइम है, कोई वो दे जिसके लिए हमने इतना कुछ अपना छोड़ा है, सेक्रीफाइस किया है, फिर जब वो नहीं मिलता है ना रिटर्न, और ऐसे बोलते रहेंगे कि ये सेल्फलेस है, लेकिन एक्चुअली वो सेल्फलेस होता नहीं है। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू सम काइंड ऑफ रिटर्न, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में। और अगर हम सिर्फ ये बोले कि मेरे को रिस्पेक्ट ही दे दे रिटर्न में, सिंपल सी चीज है, रिस्पेक्ट की कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्पेक्ट इन रिटर्न इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन। तो वो सेल्फलेस नहीं रहा, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करता, एटलीस्ट इतना तो करता। वो चीज ना, ये हमने ना मूवीज में देख के, या पता नहीं, मेरे को लगता है शायद ग्लैमराइज ज्यादा किया हुआ है चीजों को। और अगर हम अपने बारे में बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो उसको बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं लिया जाता। Yeah. तो मेरे को ऐसा फीलिंग है। और क्योंकि हम दो अलग अलग मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, और अब तो मेरी शादी हो गई है, तो मैं उस डिफरेंस को भी बहुत कैटेगोरिकली समझ सकती हूँ। जो पहले एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था, वो मैं समझ सकती हूँ। Yeah, I agree. Anything you want to say beyond this, like relationship or disability and all? Anything? लेटेस्ट नहीं, मूवीज कौन सी देखी? मूवीज देखते हैं आप? मूवीज एक्चुअली मैं नोटिस करो, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है हाँ। पिछले 2-3 साल में, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। माइंड एक डिस्टर्ब हो गया था। देन आई थिंक फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई ट्राई टू look into some spirituality. I'm not particularly religious, but जब टाइम आता है तो सब स्पिरिचुअल बन जाते हैं, या एक धक्का लगता है तो अपने आप पीपल इन देयर ओन टाइम दे ट्राई टू
some kind of reason or purpose. हम्म तो वो फेज भी चल रहा था, कुछ टाइम तक चल ही रहा था। आई थिंक अभी भी थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, बीच में आता है। तो आई वेंट टू couple of Buddhist teachers, and then ब्रह्म कुमारी करके ग्रुप है। हम्म तो उनका एक सेंटर है घर के सामने। तो ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर आई थिंक 40 साल की थी, आई वुड नॉट हैव गॉन, बट हाँ, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दैट आल्सो। And I've seen the people who are religious or who are spiritual, they cope better with these kind of situations. हम्म They deal better, they cope better, they rebound also more हम्म faster. They are more resilient. So uh, it's not a bad thing, हम्म and it does help. I think हम्म mentally भी बहुत help करता है. It could be your religious, or it could be spiritual, or whatever. ओके सो आपको आपको लगता है कि आप हील हो गए हैं? I don't think कोई heal होता है completely, because spinal injury से ही मैं heal नहीं हुआ। ओके spinal injury जब हुई, मैंने बस फिजिकल हीलिंग पे ही ध्यान दिया 11-12 साल। हम्म रिहैब में बस रिहैब ही करते रहे, और विद इन 8 months और समथिंग मैंने वापस जॉब ज्वाइन कर ली। मैंने 1 साल या 2 साल ऐसे कोई ब्रेक नहीं लिया टू सी कि भाई लाइफ में क्या हुआ है। 32 या 31 की एज में आई वॉज वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ कैप्टन, getting promoted as a captain of my ship after studying and working for 12 years. So the pinnacle of the job, जो जो पिनिकल होता है जहाँ पे आपको कमांड दिया जाता है, कमांड ऑफ द शिप, तो उस स्टेज पे आके और चोट लग गई, वो छिन गया, और लाइफ फिजिकली लाइफ खत्म हो गई। जहाज पे जाना, पूरी दुनिया में घूमना, यूरोप यूएस, सो वो सब चीजें बिल्कुल भी नहीं सोची। जॉब में लग गए, जॉब में बस डेली ग्राइंड, वही करते रहे वही करते रहे। सो हीलिंग, आई थिंक नाउ इन द लास्ट फ्यू इयर्स आई रियलाइज कि इतना बड़ा लॉस हो गया। ज्यादा मतलब बैठ के रोए भी नहीं, ज्यादा कि 3 महीने रोए, 6 महीने रोए, वो भी नहीं किया उस टाइम। सो ये सब चीजें थेरेपी में बाहर आती हैं। एंड काफी जोक्स होते हैं उस पे कि थेरेपी में चाइल्डहुड से ही, चाइल्डहुड ट्रॉमा से स्टार्ट हो जाता है, दे फाइंड सो मेनी थिंग्स, बट हाँ, समवेयर और दी अदर मेनी थिंग्स आर लेफ्ट, एंड वो दे डोंट लीव यू, अनरिजॉल्व ही रहेंगी जब तक आप रिजॉल्व करने की कोशिश ना करें। हम्म वो अंदर ही अंदर इट्स जस्ट फेस्टिंग, causing irritation, causing anger, because वो रिजॉल्व नहीं हुई कभी। हम्म वो कुछ छिन गया, और वो उसकी वजह से एंगर इतने साल चले जा रहा है, चले जा रहा है। सो आई डोंट नो हाउ हीलिंग होगा, कभी होगा नहीं होगा, या ये रिजॉल्व हो पाएगा या नहीं। एक और टफ क्वेश्चन है मेरे को आपसे पूछने के लिए। व्हाट डू यू थिंक जब लोग ये कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ योर कर्मास? या ये कॉन्सेप्ट काफी मैंने देखा है। अभी जैसे मैं तो बता रहा था, आई अप्रोच्ड few spiritual bodies, and उनके रीडिंग्स में भी लिखा हुआ है यहाँ कर्मा पिछले जन्म का वो हो सकता है, बैड कर्मा, बट आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट। मेरे ख्याल से तो नहीं, इट डजंट मेक सेंस टू मी कि
किसी और जन्म का या किसी और मुस्लिम का karma है, बट या ये है इंडिया में है प्रिविलेज। हम्म एक व्यू ये भी है कि कुछ आपने कुछ गलत करा तो उसका पनिशमेंट है ये, हैविंग अ डिसेबिलिटी, और या कंजीनियल अबनॉर्मलिटी होती है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ये बात सुनना पड़ता है कि आपके बुरे कर्म की वजह से आपको ऐसा बच्चा हुआ, जिसको ये हुआ। So I don't think these things logically they don't make any sense to me. These are very stupid things, and it's very unfortunate कि ऐसी चीजें इंडियन सोसाइटी में सुननी पड़ती हैं या हम्म so yeah. So you don't subscribe to this idea of karmas. No, I don't completely understand it. Mm-hmm. There could be some deeper meaning to it, but at the present time, I don't completely understand it. Mm-hmm. Doesn't make sense to me. Okay. Okay. ओके सो आपको जो आपने काउंसलिंग या थेरेपी ली वो कितने टाइम तक के लिए ली? ऑलमोस्ट 1 साल। और थेरेपी से कुछ फर्क पड़ा खुद के ऊपर? उस टाइम पड़ा, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ही काफी बुरा टाइम था, और शुरू में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, मतलब हम सोचते हैं कि दवाई ले ली ठीक हो जाएंगे, बट कई महीनों तक नहीं, कुछ ग्रेट इफेक्ट नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द ईयर थोड़ा बेटर था। हम्म बट देन आई फाइंड कि इट्स एन ऑनगोइंग इशू, मतलब यू हैव टू कीप डूइंग जैसे मेंटेनेंस थेरेपी और व्हाटएवर व्हाट यू कॉल इट। हम्म या तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ या आप कुछ और तरीका ढूंढो, है ना, आप अपना यू फाइंड अ फ्रेंड, नॉट नेसेसरली कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। आई कैन कॉल यू एंड महीने में एक बार कॉल करके रो लिया अच्छे से, अनबर्डन योरसेल्फ, so that needs to go on, I think. बट क्या फर्क पड़ा, एंड पोस्ट कोविड आप ये नहीं करोगे, मेंटल हेल्थ का आप कह रहे थे has become post COVID there was so much problems. टॉप 10 जो साइकोलॉजिस्ट थे, मैं उस टाइम मैं भी ढूंढ रहा था साइकोलॉजिस्ट, एंड दिल्ली के एनसीआर के टॉप 10 टॉप 20 they were booked for 8 months 6 months. You were getting appointment after 8 months, and the prices were crossing 6,000 5,000 a session of 45 minutes 40 minutes. इससे टाइप के मतलब बस इतना ज़्यादा लोग सेशंस बुक कर रहे थे, तो therapists were not available, good therapists. I called so many therapists. Okay. Okay. This was just after COVID. There was in a way मीडिया में कह रहे थे कि इट्स अ गुड थिंग, अच्छा है लोग बात कर रहे हैं, अभी टैबू नहीं है, नहीं तो बोलते हैं पागल है, और मेंटल हेल्थ डॉक्टर को क्यों दिखा रहा है वो, दिमाग दिमाग में कुछ नहीं है, इट्स ऑल इन द माइंड, तो ठीक हो जाएगा अपने आप ही ये वो। इन अ वे इट वाज गुड, मीडिया वाज saying अच्छा है, the number of consultations is increasing, a lot of demand for psychologists, psychiatrists, but एक टाइम था when एक point पे there was very difficult to get hold of a good therapist. बहुत heavy bookings थी, prices बहुत high थी. Okay. And are you still looking going to therapy? अभी तो not so much. I am in touch with my therapist. So off and on कभी कुछ होता है, so ऐसे एक session कर लेते हैं. But I have to find, like I said, I have to find some other way. And
in pursuit of happiness. So I have to find some way to uh, be happy. हम्म So वो नहीं मिल रहा मुझे. हम्म आई थिंक वो मिल जाएगा, देन थेरेपी नहीं चाहिए होगी. ओके, आई गॉट इट. सो मैं अभी ये सेशन यहाँ पे बंद करूंगी, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि इससे मुझे एक, आपने अभी जो बात करी, एक रियलाइजेशन हुई है कि इंडिया में स्पेशली डिसेबिलिटी सेक्टर में, क्योंकि डिसेबिलिटी कई बार बाई बर्थ होती है या जैसे एक्सीडेंट से होती है, Required, yeah. तो ना तो हम हील कर पाते हैं, ना हमारे पेरेंट्स या सिबलिंग्स या फैमिली, इमीडिएट फैमिली हील ही नहीं कर पाते हैं. और वो उस पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स बनने के में लग जाते हैं, स्पाउसेस अच्छे स्पाउसेस बनने में लग जाते हैं, सिबलिंग्स सपोर्ट ग्रुप में हर तरीके से लग जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट उनकी अपनी फैमिली पे भी होता है. जब उनकी शादियां हो जाती है तो उसके ऊपर भी कभी ना कभी तो होता ही है. सो जो मैंने रियलाइज किया है आपके कॉन्वर्सेशन के बाद में, ये एक बहुत बड़ा गैप है. सो अगर कुछ ऐसा किया जा सके जिससे ये I चीज, have also seen I remember two cases in particular, जहाँ सिबलिंग केयरगिवर था गर्ल्स के केस में, और उनकी शादी नहीं हुई बिकॉज वो कंटिन्यू करते रहे केयर गिविंग में, एंड दे रिमेन्ड अनमैरिड. एंड बहुत साल बाद, लाइक यू आर सेइंग, सेल्फलेस नहीं होता है. ये रिजेंटमेंट बढ़ते बढ़ते गया कि शादी ही नहीं हुई, पूरी फैमिली लाइफ ही खत्म हो गई. एंड आउटवर्डली इट माइट बी सेल्फलेस कि देखो पूरा लाइफ दे दिया, बट इनसाइड देयर इज लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, एंड दैट रिजेंटमेंट कभी ना कभी दैट कम्स आउट. सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. it is a very big problem. So I see it as a gap, and my immediate mind is trying to say that, Anita, please solve it. So I don't know how I will do it, but then something, I think I'll discuss with Atul and then see if we can do something about it. I don't know if it is possible or whether we will do it, but there is a gap certainly. So maybe with you, Shishir, we can plan, we can do something so that we can also find our own purposes in life, and then we can also see how can we be happy by seeing others happy and by contributing in somebody else's life. I think that can also be done. So we'll take this particular point offline, and we'll talk about it in our immediate. Yeah, आपने एक क्वेश्चन भेजा था, पर्पस. आई थिंक इट्स योर रोल इन डिसेबिलिटी सेक्टर. So I think ये वाला रोल आपके लिए immediately मुझे अब दिखाई दे रहा है. हाँ, क्योंकि I was just thinking, but I don't think I have any role in disability sector. बहुत लोग, I know so many people who are very very great activists and doing all kinds of great work. But और भी बहुत लोग हैं who are just doing their normal job कर रहे हैं और अपनी life जी रहे हैं. Everybody cannot be an activist. And डिसेबिलिटी में थोड़ा सा अपने पर्सनली अपने लिए एक्टिविज्म करना ही पड़ता है, with the ignorance. But yeah, everybody cannot professionally, you cannot be full-time activist or whatever. शिशिर, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि एक आप और मैं, हम दोनों एक कोर्स करते हैं. पहले साइकोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं. सो आई थिंक वी हैव अ पर्पस नाउ, शिशिर, एंड फ्रॉम ये when I think of you, एक वो आता है PhD lady. So I was thinking that I should connect with you and try to figure out how to do a PhD and do some studies in this. And try to pursue something disability relationship related. Okay. Let's work out something on this particular area. So शिशिर, आपसे बात करके मुझे बहुत ही मजा आया, और एक सोचने पे मजबूर करी है आपकी कॉन्वर्सेशन की. हमें
डिसेबिलिटी पे जो डिपेंडेंसीज होती हैं, डिसेबिलिटी के कारण जो डिपेंडेंसीज हम अपने लाइफ में आ जाती हैं, अननोइंगली आती हैं, तो उनके कारण जो हमारे रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होते हैं और जो हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं उनकी अपनी लाइफ और हमारी अपनी लाइफ के बीच में अगर हम ये समझ पाए कि कोई एक थिन लाइन डिमार्केशन है, तो शायद हमारे रिश्ते प्रोटेक्टेड रह जाएंगे. सो आई एम ग्लैड कि आपने आज ओपनली अपने मन को खोल के बात करी है और ये कॉन्वर्सेशन हमारी चलती रहनी चाहिए. और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में कोई इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा. मेरी रिसेंटली जो बाबा मैम के साथ बात हुई, उन्होंने भी मुझे यही बात बताई कि इंडिया में ओपनली कोई नहीं बात कर रहा. इट मीन्स देर इज अ ह्यूज गैप और आई थिंक यू कैन फिल दैट गैप, क्योंकि आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं शायद वही पर्पस भी बन सकते हैं, शायद वही आपके लाइफ में हैप्पीनेस भी लेके आ सकते हैं. किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक रेलिवेंट एजुकेशन लेके आई गेस इस फील्ड के अंदर आप निकल सकते हैं आगे. एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट. Thank you. थैंक यू सो मच यशो, थैंक यू सो मच.